सो हेलो गाइस। इस पे अ, मैं आज न्यू एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा जिसमें कि जो टॉपिक है वो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। जो फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स होता है, और ये मोस्टली एनसीईआरटी में 11th का जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। जिस टाइम पे मैं था उस समय पे सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में था ये, क्योंकि केमिस्ट्री में क्वांटम वर्ल्ड की नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एटम कैसे काम करते हैं, प्लस वो सारी चीजें, प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स में भी इसका थोड़ा पार्ट रहता है। और प्लस उसके साथ साथ में एटम्स जो रहता है, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें पूरा डिटेल में पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो देखेंगे आज। और इसमें मैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, एक कैसे एटम्स या फिर कैसे क्वांटम लेवल पे चीजें बिहेव करती हैं, वो चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ओके। और प्लस इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पहली बार में तो नहीं समझ में आएंगी, मुझे भी नहीं आई थी। पर आप एक दो बार उसको देखेंगे पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाती है। उसमें कैसा है कि हम जैसे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में रहते हैं, जो रियल वर्ल्ड हमारा जो है, उसमें कैसा है कि चीजें मैसिव है। मैसिव मतलब बहुत ही लार्ज मास पे कंसिडर होती है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, अर्थ हो गया, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, ये सब बहुत बिग सिस्टम्स हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन लेवल, एटम लेवल पे जाते हैं या न्यूक्लियस लेवल पे जाते हैं जहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, तो ये बहुत 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 टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं। ओके। तो इन सब चीजों का फंक्शन कैसे होता है, और प्लस ये कैसे बिहेव करते हैं, ये नॉर्मल लाइफ जैसे बिहेव नहीं करते हैं एक्चुअल में। हम जो भी मैसिव स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है एटम से ही, और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना हुआ है। तो उतने सब एटॉमिक लेवल पे मैटर ऐसा बिहेव करता है, और सब जुड़ जाने के बाद जो एक बॉडी बनती है या कोई ऑब्जेक्ट बनता है, तब जाकर के ये कुछ और बिहेव करता है। जो हम देख पा रहे हैं वो मैसिव बॉडीज का बिहेवियर होता है, जो हम देख पाते हैं। लेकिन एटॉमिक लेवल पे ये बिहेवियर बहुत ही अलग होता है। तो आज मैं उसी बिहेवियर के बारे में डिस्कस करूंगा, और ये चीज बताने का ट्राई करूंगा कि उसमें चीजें थोड़ी सी वियर्ड होती है। मतलब इतना आप समझ पाएंगे कि थोड़ा जब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ तो उस समय तक समझ जाएंगे कि इतनी वियर्ड क्यों है और कैसे है। तो सबसे पहली चीज तो बेसिक्स बताना जरूरी है स्टार्टिंग में। अगर ये वीडियो कोई मतलब एक नॉर्मल फ्रेशर कोई देख रहा है जिसको कि क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम वर्ल्ड का कोई नॉलेज नहीं है, या फिजिक्स का ही एकदम नॉलेज नहीं है, तो बेसिक्स तो कम से कम मैं बताऊं स्टार्टिंग में कि क्वांटम वर्ल्ड क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स तो पता ही है, बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में होता है। एक मिनट। जो कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में होता है। फिजिकल वर्ल्ड मतलब फिजिकल जो फोर्सेस लगते हैं किसी भी बॉडी पे, उसको कैलकुलेट करने के साथ साथ अ, उसके ऊपर जो उसका इफेक्ट होता है वो सब कैलकुलेशन हम करते हैं फिजिक्स में। दूसरी चीज, फिजिक्स बेसिकली डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स होती है, और एक क्वांटम फिजिक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स समझ सकते हैं। रिलेटिविस्टिक या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स जो हम बोल सकते हैं, पुराने टाइम पे बोलते थे, न्यूटन सर, आइजैक न्यूटन के टाइम पे, वो होती है कि जिसमें मैसिव बॉडीज का, उसके ऊपर फोर्स, उसके मूवमेंट्स, उसका मोशन, उसको हम डिटेक्ट करते हैं। उसके ऊपर उसका इफेक्ट क्या है उस फोर्स का, वो सब चीजें पढ़ते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स वो बताता है जिसमें कि एटॉमिक लेवल पे चीजें कैसे काम कर रही हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं, कैसे उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। और वहां पर एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस ज्यादा वहां पे इफेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल मैकेनिक्स। एक मिनट, ओके। ठीक है। क्लासिकल प्लस क्वांटम। ये आज मेरा पेन टैब है नहीं फिलहाल आज भी, तो मैं माउस से ही लिख रहा हूँ, बट स्टिल आई होप समझ में आ जाएगा इसमें। और ये क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है इसमें ना, जब हम चीजें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वियर्ड रहता है। तो जब मैं इसमें समझाऊंगा स्टार्टिंग में तो चीजें नहीं समझ आएंगी आपको, लेकिन धीरे 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 करके आपको आगे जाके समझ आ जाएंगे। जो फ्रेशर है उनके लिए बोल रहा हूँ। तो
क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, क्लासिकल फिजिक्स, दैट इज ओके, वो समझ में आती है कि अगर मैंने किसी, मान लीजिए कि किसी गेंद को मैंने ये एक्सिस बना के रखता हूँ, मैंने यहाँ से इस पॉइंट से एक गेंद को फेंका या फिर एक बॉल को मैंने फेंका। तो जब मैं ऐसे फेंकूंगा तो मुझे पता है कि ये बॉल कहाँ जाएगी, कुछ नियम कानून लगेंगे इस पे फिजिक्स के। तो ये बॉल ऐसे कुछ तो भी मोशन लेगी और पैराबोलिक पाथ में जाएगी। अब ये पैराबोलिक पाथ में जब जाएगी तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, यहाँ तक आते आते उसके ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट गया, वो यहाँ आते ही वो झुक गया वापस से। तो जब ये नीचे की तरफ वापस झुकने लगा यहाँ पर, तो ये ग्रेविटी उसके ऊपर वापस से असर डालने लगी, यहाँ पे भी डाल रही थी। इसी वजह से अगर ग्रेविटी असर नहीं डाल रही होती तो टेंजेंशियली ऊपर की तरफ चला जाता। ठीक है, सीधे चला जाता। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो टेंजेंशियली जब ऊपर गया, तो इस पॉइंट से टेंजेंशियली उस लाइन के बीच में एक एंगल है। तो वो एंगल भी मैटर करता है, हमें ये एंगल पता रहना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता रहनी चाहिए, हो जाता है। फिर उसके बाद हमें पता चल जाता है कि वो कितना दूर जाएगा या फिर वो कितना हाइट लेगा, कितना टाइम लेगा उस पूरे जर्नी या फिर उस पाथ को लेने के लिए। ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स आता है, मतलब बेसिक जो हमें दिखता है रियल लाइफ में। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पूरा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज क्वांटम लेवल पे सबसे पहला जो थ्योरी दिया था वो दिया था अ, अ, ये जॉन डाल्टन सर ने दिया था। उन्होंने बोला था कि जो एटम है, ठीक है, वो एक उन्होंने एक्चुअली ये एक मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो एक बर्थडे में कहीं गए थे, तो उन्होंने एक पुडिंग देखा था, केक पुडिंग, जिसको कि उन्होंने वाटरमेलन पुडिंग की तरह भी देखा, जिसमें कि जो सीड्स होते हैं ना वाटरमेलन में, वो सीड्स उसमें मतलब जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स गड़े होते हैं, उसके अंदर बैठे होते हैं, वैसे ही एक पॉजिटिव जो स्फेयर है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि पॉजिटिव एक स्फेयर होता है जिसके अंदर माइनस चार्जेस सीड्स की तरह बैठे रहते हैं, और जितना क्वांटिटी का पॉजिटिव चार्ज का सर्कल होगा, ठीक है, जैसे 5 यूनिट है पॉजिटिव चार्ज का, उतने ही अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बैठे हुए। तो ये उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया एटम का कि 5 यहाँ है तो 5 इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे अंदर, 5 - चार्ज, तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रल एटम रहता है, जिसको डाल्टन थ्योरी बोलते हैं। लेकिन डाल्टन थ्योरी में, एक मिनट मुझे कंफर्म करने दीजिए कि वो डाल्टन थ्योरी था या फिर एक और थे जिनका सबसे पहला एटम का थ्योरी आया था, डाल्टन या फिर वेट, लेट मी चेक। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने एटम के ऊपर पॉइंट रखा था कि एटम्स होते हैं, ओके। लेकिन इसके बाद का नाम मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट रुको। एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी हिस्ट्री टाइमलाइन, देखिए इसमें होगा, नाम उनका था थॉमसन, जे थॉमसन, सॉरी, जे थॉमसन, यस। जे थॉमसन सर जो थे, डाल्टन ने बेसिक थ्योरी रखी थी, जो कि कुछ हद तक हमारे जो वे ग्रंथ हैं पुराने, उसमें भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ था कि अणु, अणु करके एक वर्ड है, जिससे बताया जाता है कि उसके आगे उसको तोड़ा नहीं जा सकता। डाल्टन ने भी वही बोला, एक एटम, किसी भी मैटर को जब से सबसे छोटे पॉइंट तक जब हम तोड़ते हैं तो एक एटम मिलेगा, उसके बाद नहीं टूट सकता। बट उनका वो पॉइंट बाद में गलत हो गया जब जे थॉमसन ने बताया कि उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल होते हैं जो एटम के अंदर होते हैं, तो उसको सब एटॉमिक बोलते हैं। तो उन्होंने जब बताया ये चीज जे थॉमसन ने, तो उन्होंने ये थ्योरी रखी थी वाटरमेलन पुडिंग वाली। लेकिन क्या हुआ फिर, उनके ही शायद स्टूडेंट थे, उनके ही स्टूडेंट जे थॉमसन, उनके स्टूडेंट थे या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैंने कहीं तो सुना है। तो उनके जो जे जे थॉमसन नहीं, उनके स्टूडेंट थे अर्न्स्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड सर जो थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ये चेक करने के लिए कि मतलब उनका जो मोटिव था एक्सपेरिमेंट करने का, दैट वाज समथिंग डिफरेंट, लेकिन जो निकल के आया वो कुछ और ही आ गया, जिसने रियल अप्रोक्सीमेटली 80% या 90% जो एटॉमिक मॉडल है वो दे दिया था उस समय पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड की शीट ली, ठीक है, गोल्ड की शीट ली, और उसको बहुत 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 पतला, मतलब बहुत पतली शीट ली, बहुत पतली, जितना आप एल्यूमिनियम फॉयल समझते हैं उससे भी बहुत पतली, मतलब 1/10 थिकनेस उसको भी कम किया,
ताकि जो एटम है ना वो इंटरैक्ट कर सके इजीली। ठीक है। और उस पे उन्होंने एक रे मारी जो कि अल्फा रे थी। अल्फा रे जो होती है वो हीलियम की बनी होती है। ठीक है। हीलियम में, हीलियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, और प्लस इसका एटॉमिक वेट जो होता है दैट इज 4। ओके। तो ये जो है ये पॉजिटिव होता है। हीलियम एटम एक्चुअली में, हीलियम जो अल्फा रे होता है वो पॉजिटिव होता है 2+ चार्ज के साथ। तो पॉजिटिव होता है, तो उन्होंने क्या बोला कि जब इसमें से ये पास होगा तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा और अच्छे से मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने पास किया उसमें से, तो रिजल्ट्स कुछ और आए। जो एक्सपेक्टेशन थे उससे थोड़े से, मतलब थोड़े नहीं, बहुत ही अलग रिजल्ट्स आए, बिल्कुल ऑपोजिट। उनका ये मानना था कि अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर एटम एक वाटरमेलन पुडिंग की तरह है जिसमें नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर हैं, तो क्या होना चाहिए कि सारे रेज जो है वो बीच से पास होने चाहिए या फिर सेंटर पे जाने चाहिए एटम के। और जो आउटसाइड एरिया है इसका जो पॉजिटिव है, वहां से वो डिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे। लेकिन सेंटर में जहां से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं दोनों साइड से या फिर चारों तरफ साइड से, उसके सेंटर वाला जो रे है वो पास हो जाएगा वहां से। ओके। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ध्यान से देखा तो बहुत सारे रेज जो है वो पास हुए, लेकिन उनमें डिफ्लेक्शन आया, उनमें डिफ्लेक्शन भी आया। लेकिन वो जो चीज है, और कुछ जो रेस थे वो पूरी तरीके से 180 डिग्री, बहुत कम, 1 in 10,000 जो थे, एक 10,000 में, मतलब बहुत कम रेशियो है। लेकिन फिर भी एक भी आ रहा है ना एटम लेवल पे, अगर एक भी आ रहा है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। क्योंकि एक भी वापस आना 10,000 में, मतलब वहां कुछ तो ऐसी चीज है जो कि उसको वापस फेंक दे रही है, और बहुत स्ट्रांगली फेंक रही है। तभी वो 180 डिग्री रिटर्न मार रहा है। 180 डिग्री रिटर्न मतलब होता है कि यहाँ पे अगर एक एटम है, वो यहाँ तक आया और वापस ऐसे मुड़ के चला गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है जो कि उसको पार भी नहीं होने दे रहा एटम के अंदर से। तो ये चीज उन्होंने जब नोटिस किया तो उनको समझ में आया कि साइड के रेज जो है ना वो चले जा रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और जितना एक जहां से डिफ्लेक्शन आया ये 1:10,000 वाला, उसके साइड वाले जो रेज है, ठीक है, उसके साइड वाले जो रेज है वो रेज डिफ्लेक्ट हो रहे थे, लेकिन क्रॉस थ्रू चले जा रहे थे, साइड डिफ्लेक्ट हो रहे थे 45 डिग्री, सम आर एट 30 डिग्री, मतलब 180 डिग्री नहीं जा रहे थे। और जो जितने दूर जा रहे थे इस डिफ्लेक्शन से, ये सेंटर पॉइंट से, वो सीधे पास हो रहे थे। उन्होंने बोला कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो स्ट्रक्चर में पुराना वाला लूं जो जे थॉमसन ने दिया है, उसमें तो माइनस चार्ज बीच में है और प्लस चार्ज बाहर की तरफ है। तो इनको बाहर वाले जो है, बाहर वाले रेज है, उनको उल्टा आना चाहिए। हाँ, या फिर उनको थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस है ना, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिपेल कर देंगे। और सेंटर वाले को पास हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कुछ और है। और ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज है बहुत हैवी, और साइड में स्पेस है, साइड में स्पेस है बहुत सारा। और जिस वो जो स्पेस है उसमें से रेस पास हो जा रही है, बहुत सारी रेस पास हो गई थी। तो उनको पता चला कि साइड में स्पेस है बहुत सारा जिसमें से रेस पास हो रही है। और जहां जहां पे वो रेस पास हुई वहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। एक सोलर सिस्टम का एक पैटर्न बन के आया। उनको समझ में आया जब उन्होंने कैलकुलेट किया, सब चीजें पता की। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन थोड़ा सा बहुत ही हैवी होता है, मतलब उसमें जो डेटा होता है वो बहुत ज्यादा मल्टीपल डेटा के, मतलब उसको एनालाइज करके फिर निकाला जाता है। तो उन्होंने कंक्लूजन एक रखा, सबसे पहली चीज, कि जो एटम है वो, क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द एटम आर इज एम्प्टी। सबसे पहली चीज तो, एक एटम जो होता है उसमें साइड में शेल होता है, ठीक है, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, शेल भी बोल सकते हैं। शेल मतलब एक रिंग टाइप समझ लीजिए, एक चूड़ी होती है वैसी रिंग टाइप समझ लीजिए। और सेंटर पे बहुत बहुत छोटा सा एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन वो बहुत हैवी होता है। ठीक है। तो जब भी कोई रे आती है जो पॉजिटिव थी वहां पे अल्फा रे, वो जब भी इसके विसिनिटी, इसकी जहां तक फील्ड है उसकी विसिनिटी में आएगी, तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगी। और ये डिफ्लेक्शन से जब उन्होंने पता किया एक डिटेक्टर यहाँ पे लगा के कि यहाँ से पास हो रहा है, तो उनको समझ में आया कि हाँ, इस रीजन में
कोई तो भी पॉजिटिव चार्ज है, और जब बाकी रेस जा रही थी तो वो पास हो जा रही थी, उसके विसिनिटी से दूर जब जा रही थी तो ये पास हो रही थी। तो उससे भी समझ में आया कि स्पेस बहुत ज्यादा है एटम में, ठीक है, तभी तो पास हो रही है, वरना पास होने नहीं देती उसको कहीं ना कहीं, या फिर पार नहीं होने देती अगर नेगेटिव होती, या फिर पॉजिटिव वाले डिफ्लेक्ट कर देते। दूसरी चीज उनको ये समझ में आया कि सेंटर में जब पॉजिटिव है और साइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो ये रदरफोर्ड ने बताया। ये रदरफोर्ड ने जब मॉडल बताया तो दैट ऑल वाज ओके, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज आई। कुछ प्रॉपर्टीज हैं सर्कुलर मोशन की। अगर आप सर्कल में किसी भी पार्टिकल को घुमाते हैं, किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी पार्टिकल को घुमाते हैं, तो वो हर मोमेंट पे, हर मोमेंट मतलब सर्कल के हर एक पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट ये है, अगर वो यूनिक नहीं है, उसके जस्ट साइड वाला पॉइंट, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बदल जाता है। टेंजेंट बनता ही एक पॉइंट पर है, तो जब यहाँ पॉइंट पे होगा तो टेंजेंट इधर होगा, यहाँ पॉइंट पे होगा तो टेंजेंट इधर होगा। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट का हर मोमेंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं बोल सकते, उसकी स्पीड बदलती है। और जब किसी चार्ज पार्टिकल का, ये उस समय पे ये आया था नियम, कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल का की स्पीड बार बार बदलती है, तो स्पीड बदलने को टाइम के साथ हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी स्पीड बदल रहा है तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब जो चेंज आ रहा है ना वेलोसिटी में या स्पीड में, वो एक्सेलरेशन का रूप ले लेता है। और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो, ये थोड़ा सा हैवी जाएगा मुझे पता है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मैं इसको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे ये चार्ज जो पार्टिकल है वो हर मोमेंट पे एक्सेलरेट हो रहा है। तो एक्सेलरेट जब हो रहा है तो उससे, ये भाई हाथ का सिंबल कहाँ से आ गया यहाँ पे, एक मिनट रुको। ठीक है, तो जब भी वो एक्सेलरेट हो रहा है वहां पे, तो वो क्या हो रहा है कि वो अपनी ना एनर्जी लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब अपनी एनर्जी लूज करता है, ये पॉइंट आगे काम आने वाला है, ये पॉइंट दिमाग में रखिए। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज करता है, तो वो लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी को बाहर निकाल देता है। तो अगर बाहर से कोई बंदा देख रहा है उस एटम को, वहां पे लगा दे कोई डिटेक्टर, जब इसकी लाइट बाहर आएगी, वो डिटेक्ट कर सकता है कि इसने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी लूज कर दी है। ओके, तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं उस चीज को। तो फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, नील्स बोर करके, जो कि जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस रखा, क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस रखा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जब एटम ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स, क्वांटम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स लूज एनर्जी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो एनर्जी लूज कर देता है। जब ये एनर्जी लूज करेगा तो ये अपनी इस शेल पे तो रहेगा नहीं, इसके पास तो कम एनर्जी होगी, तो वो अपने अंदर वाले शेल पे रिवॉल्व करना शुरू कर देगा ये ऐसे। और जब इसमें घूमेगा तो यहाँ पे एनर्जी फिर लूज होगी, तो वो और अंदर वाले शेल पे आ जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। तो कोलैप्स जब कर जाएगा, जब एटम ही कोलैप्स हो गया, तो जो सॉलिड बॉडी बनती है, जो हम चारों तरफ ये सब चीजें देख रहे हैं, पहाड़, अर्थ, जो भी है, वॉल्स, बिल्डिंग्स, ये सब एटम से ही बना है। तो जब एटम ही कोलैप्स हो जा रहा है तो ये सब चीजें कैसे टिकी हुई है, इसका मतलब एटम कोलैप्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे थ्योरी गलत दी गई है। थ्योरी क्या गलत दी गई है कि ठीक है स्ट्रक्चर यही है, पर वो पार्टिकल जो है, या फिर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है, उसको एनर्जी मिल रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है, और वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है, वो ऑर्बिट में घूम रहा है। उसको एनर्जी कौन दे रहा है, उसको एनर्जी न्यूक्लियस देता है। ठीक है, न्यूक्लियस की एनर्जी से जो वहां पे फोर्स बन रहा है, और प्लस उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बन रहा है, प्लस उसके साथ साथ में न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, वहां से उसको एनर्जी मिलती है। तो वो क्या करता है, उस एनर्जी के थ्रू रिवॉल्व करता रहता है। यहाँ पर उन्होंने इसमें वर्ड दिया कि वो ऑर्बिट, जिसमें वो घूमता है उसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। ऑर्बिट में घूमता है, पहला ये नियम।
दूसरा नियम उन्होंने क्या बोला, दूसरा नियम जो था वो एक कॉन्सेप्ट पे था, यही मैं समझा रहा हूँ आज, ये मेन टॉपिक है। ठीक है, आपको इतना समझना पड़ेगा। अब ये एटम जो होता है ये बेसिकली तीन चीजों से बना होता है, मैं आपको ये फिर भी समझा देता हूँ। एक न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, और यहाँ शेल पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो न्यूक्लियस में होता है दो चीजें, एक प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज नहीं होता। तो ये कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ एटम को मास देता है। एटॉमिक मास जो बोलते हैं, ये सिर्फ एटम को मास देने का काम करता है। और प्रोटॉन भी थोड़ा भारी होता है वेट में, ऐसे तो छोटे हुए पार्टिकल, लेकिन एटम के लेवल पे बहुत भारी होते हैं ये दोनों। ठीक है, तो this is something around 1.627 into 10 is to -27 kg। -27 kg बहुत कम वेट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जब आप देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कितना ज्यादा है उसके मुकाबले। 9.1 इंटू 10 इज टू -31 kg। तो ये -31 है, दिस इज -27। लगभग लगभग 10,000 टाइम्स का फर्क है। तो 10,000 टाइम्स मतलब अगर मैं 40 किलो का हूँ, तो 10,000 उसमें और ऐड कर दिया जाए तो 4 लाख हो जाएगा। तो 40 के मुकाबले 4 लाख किलो ज्यादा होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का वेट कम होता है प्रोटॉन से, ये हैवी है। और न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतना ही होता है, प्रोटॉन के इतना ही होता है, लगभग लगभग। तो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक एटम को एटॉमिक मास प्रोवाइड करते हैं, उसको वेट देते हैं। ठीक है, तो जहां पे मास है, ठीक है, मास जहां पे है, वहां पर वो मास कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एनर्जी में। किस फॉर्मूले के हिसाब से, E इज इक्वल टू mc²। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो मास है वो अपने अंदर की एनर्जी को लूज करता है धीरे धीरे, और देता है साइड सराउंडिंग में कहीं तो रिलीज करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है। एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर दैट इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन इट्स ऑर्बिटल डायरेक्शन, या फिर ऑर्बिट में रहने के लिए वो अपने आप को एनर्जी लेता है वहां से। ओके, तो ये चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसमें जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये तीन चीजें सब एटॉमिक है। इनके अंदर भी आते हैं क्वार्क्स, आते हैं मेसॉन्स, आते हैं बस बोसॉन्स आते हैं, बहुत चीजें हैं वो सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आते हैं, लेकिन ये है सब एटॉमिक पार्टिकल। यहीं पर अभी समझना है। तो क्या हुआ था बीच में, कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था हाइड्रोजन एटम के ऊपर। ठीक है, कुछ हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, और उन्होंने चेक किया, जैसे कि क्या होता है कि जब भी कोई रेनबो बनता है तो एक स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एक पैटर्न बनता है स्क्रीन पर। रेनबो जो है, रेनबो एक पैटर्न बनाता है जिसमें कि एक कलर आता है, कलर का पैटर्न होता है, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। तो उसमें विबग्योर पैटर्न बनता है। विबग्योर मैं बताता हूँ, एक मिनट। तो विबग्योर होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कलर्स का सीक्वेंस होता है, पर रेनबो में एक सीक्वेंस होता है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। कलर्स एक दूसरे में मर्ज होते हैं या फिर कंटिन्यूअस होते हैं। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि वॉयलेट है उसके बाद एक गैप है, फिर ब्लू आया, फिर इंडिगो आया, फिर गैप आया, फिर ब्लू आया, फिर गैप आया, फिर ग्रीन आया, ऐसा नहीं। यहाँ कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब है कि अंदर जो भी वहां से रे आई है वो कंटिन्यूअस है। ओके, वो एक साथ में आई है, मतलब व्हाइट लाइट ही स्प्लिट हो गई उन सब में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब उन्होंने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम निकाला, ठीक है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम की मैं यहाँ बात करूंगा। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन ने अपनी लाइट को एमिट किया, एनर्जी रिलीज की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो एनर्जी उसने रिलीज की इलेक्ट्रॉन ने, उसको इन्होंने कैप्चर किया, एक स्क्रीन पे उतारा। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे एमिट कर रहा है अपनी लाइट को, क्योंकि लाइट में दिखी तो कंटिन्यूअस पैटर्न नहीं दिख रहा था रेनबो रेनबो का। उन्होंने देखा कि एमिट कर रहा है तो लाइट आ रही है वहां पे। तो पहले देखा कि अच्छा यहाँ पे एक लाइट आई, ठीक है। फिर उन्होंने देखा दूसरा पैटर्न, उनको लगा कि कंटिन्यूअस रेनबो जैसा कुछ पैटर्न आएगा, कलर भले अलग हो लेकिन कंटिन्यूअस पैटर्न आना चाहिए। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर फिर दूसरा लाइन जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, अब बीच में पूरा डार्क है। तीसरा लाइन कहाँ पे आ रहा है, तीसरा लाइन यहाँ आ रहा है। ये जो मैं पैटर्न बना रहा हूँ ना, ये पैटर्न ऐसा ही है। सिमिलर आप सर्च करिएगा नेट पर, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दो अलग अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ नेट पे वो सर्च करके भी। और यहाँ पे देखिए, चौथा यहाँ पे कुछ थोड़ा लोग यहाँ पे ज्यादा ही दूर आ गया था, हाँ।
तो ये पैटर्न देखा उन्होंने बीच में, बाकी यहाँ पर जो है ये पूरा ब्लैक रीजन था, पूरा ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन का मतलब होता है नो लाइट, या वहां पर कुछ मूवमेंट ही नहीं है उस चीज का। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मानते हैं कि यहाँ पर अगर लाइट इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर यहाँ ले रहा है लाइट तो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है लाइट तो यहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है लाइट यहाँ प्रेजेंट है, बीच में क्यों नहीं प्रेजेंट है? अब बीच में इसलिए क्यों नहीं उनको, प्रॉब्लम इसमें क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बोलता हूँ, मान लीजिए कि ये जो लाइन है, दिस इज पुणे। पुणे इज अ सिटी इन इंडिया, इन महाराष्ट्र, इन इंडिया, ओके। पुणे ये जगह है, और ये है मान लीजिए दिल्ली, या फिर वो दिल्ली मत मानिए, तो मतलब इसके जस्ट साइड वाले को बोलता हूँ मैं, ये जो है ये वाला ये दिल्ली है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इसको पुणे से दिल्ली जाना है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आना है, ठीक है। तभी तो यहाँ पे एमिट करेगा एक लाइट, तो यहाँ से फिर वापस आगे आएगा, मतलब कहीं जोधपुर जयपुर चला गया, फिर यहाँ से इधर आएगा, कहीं चला गया आसाम शिमला, जो भी है। तो मतलब वो क्या करेगा, अगर मुझे जाना है, मान लीजिए मैं ही हूँ, तो मैं यहाँ पुणे से ट्रैवल करूंगा बीच का रास्ता। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ से गायब हूँ और यहाँ प्रेजेंट हो जाऊँ, या यहाँ से गायब हूँ और यहाँ प्रेजेंट हो जाऊँ, नहीं। तो मुझे बीच का रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं बीच का रास्ता फॉलो कर रहा हूँ तो वहां पे ट्रेस बचेंगे, मतलब मेरे ट्रेस होंगे, मैंने कुछ खाया होगा बीच में, कहीं पे बिल्स हो जाएंगे या फिर कहीं पेमेंट किया होगा, यहाँ पर कुछ ट्रेस होगा बीच का। अगर मैं यहाँ दिल्ली से मान लीजिए कि आसाम ट्रैवल करता हूँ, तो वो रीजन के भी ट्रेस होंगे कुछ। तो जब यहाँ पे ट्रेस हो रहे हैं मतलब बीच का एक रास्ता ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रेसेस छोड़ रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन वैसा कुछ शो ही नहीं कर रहा है। और ऐसा फिनोमिना शो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बीच का रास्ता फॉलो करता है। यहाँ पर ये नहीं दिख रहा, वो क्या दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये रियल में ऐसा दिख रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक जगह लाइट छोड़ रहा है, उसके बाद दूसरे पोजीशन पे आ रहा है लाइट छोड़ रहा है, फिर तीसरे पोजीशन पे आ रहा है लाइट छोड़ रहा है, चौथे पोजीशन पे आ रहा है लाइट छोड़ रहा है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है बीच का, मतलब उनको ये लग रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट बीच का रास्ता लिए बिना गायब होकर के थोड़ी ना अगली जगह पे आ जाएगा। लेकिन रियलिटी वही थी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होता है और यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से गायब होता है यहाँ पे आ जाता है, फिर वहां से लाइट वो एमिट करेगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज नॉट एमिशन, दिस इज एब्जॉर्प्शन, वो अपने शेल ऊपर बढ़ रहा है, सॉरी, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम देखिए एक बार, ये है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आपको दिखेगा ये है। इसमें क्या हो रहा है ना, ये बेसिक ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऊपर वाला आप देख रहे हैं वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। जो नीचे आप दिख रहे हैं ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। ये लाइंस बीच में डार्क आ रहा है एमिशन में, वही मैंने बोला अभी। और इसका जो डिस्टेंस है वो तो वैसे ही जा रहा है, पहले कम है फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ता है। वो बढ़ने का रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों होता है, दैट इज एन स्क्वायर समथिंग। और यहाँ पर क्या होता है ये देखिए, ये एब्जॉर्प्शन है, वो क्या करता है जहां पर उसने, वहां जहां पर वो बैकग्राउंड पूरा उसका कलरफुल है, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है वहां पर ब्लैक लाइन आ जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन पोजीशन ऐसे शो कर रहा है जैसे कि वो बीच का रास्ता फॉलो ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये एमिशन वाले में समझेगा आपको। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है, ऐसा पॉसिबल, वो समझ ही नहीं आ रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा था। तब निल्स बोर सर आए, तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन वैसा ही रास्ता फॉलो कर रहा है, और वो रिजल्ट शो वैसा ही कर रहा है, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट के बाद भी सेम रिजल्ट आ रहे थे। तब उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन वैसे ही शो कर रहा है। और उन्होंने जो सेकेंड पोस्टुलेट दिया था अपना, पहला पोस्टुलेट जिसमें कि ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसमें सेंटर पे न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो मैंने बताया। सेकेंड थिंग उन्होंने इसके ऊपर जब बनाया तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं, डिस्क्रीट मूवमेंट्स लेता है। मतलब कंटिन्यूस मूवमेंट नहीं लेता, डिस्क्रीट टूट टूट के मूवमेंट लेता है। तो वो कैसे ले रहा है, उसके ऊपर एक फॉर्मूला है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट रहता है उसके पास अपना, ठीक है। और वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व भी होता है, जैसे मास कंजर्व होता है, चार्ज कंजर्व होता है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है।
वो क्रिएट भी नहीं होता, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमते हुए बॉडी के पास रहता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, मान लीजिए इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, तो इसके पास इस ऑर्बिट का एक एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट इज mvr। ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। ओके, ये रेडियस है एटम का। अब उन्होंने बोला कि ये जब क्या करता है, ये लाइट को एमिट करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने शेल को नीचे वाले शेल में आ जाता है। मतलब यहाँ पे एक शेल होगा, सॉरी थोड़ा सा इरेगुलर बन गया, यहाँ पर एक शेल होगा, उसमें आ जाता है। अब यहाँ पे ये जब अपने एनर्जी को लूज करेगा तो फिर से एक लाइट एमिट करेगा। तो ये लेकिन बीच में जब ट्रैवल कर रहा है तब भी तो साथ साथ में एमिट करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, वो कर ही नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला कि हर शेल के लिए इलेक्ट्रॉन का एक एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट होता है जो कि कांस्टेंट होता है। अगर वो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उस शेल के लिए वो उसी शेल में मूव करते रहेगा। अगर उसका वो वैल्यू शेल का चेंज हुआ तो वो दूसरे शेल में ही मिलेगा, बीच के रास्ते में कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अभी मैं इक्वेशन बताऊंगा तो उससे समझिए कैसे होता है। यहाँ पर इसने एक एनर्जी रिलीज की, जैसे मान लीजिए ये एंगुलर मोमेंटम 1 है, ये वाली इसकी 2 होगी, ठीक है। फिर उसके बाद और एनर्जी रिलीज करके ये थर्ड वाले शेल में नीचे और आ जाएगा। एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो डाउन स्टेट में ही आएगा, ठीक है। हायर स्टेट में जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो ये डाउन स्टेट में आएगा। यहाँ पे फिर से उस इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की एनर्जी, दिस इज एंगुलर मोमेंटम 3 पकड़ लीजिए। तो हर एक शेल के लिए उसकी एक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम रहती है जो कि h/2 पाई। h एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये बस इतना अभी के लिए फिलहाल इतना ही आप रखिए ध्यान में। प्लैंक्स कांस्टेंट इज द, जो मैक्स प्लैंक ने एक कांस्टेंट दिया था जो बहुत छोटी यूनिट होती है, और एक प्लैंक लेंथ भी होता है जो बहुत छोटी लेंथ होती है। उससे छोटे पे आप एटॉमिक के स्केल को डिफाइन नहीं कर सकते, उससे छोटे स्केल में कोई भी चीज डिफाइन नहीं होती, अपॉन 2 पाई। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, एच भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है ही। तो ये जब कांस्टेंट है तो mvr क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम किसी भी शेल का, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन और इन अ शेल इज द इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब होता है कि फर्स्ट शेल तो 1, सेकेंड शेल तो 2, वो एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी शेल के हिसाब से। ये वैल्यू कभी भी 1.5 नहीं होती, 1.65 नहीं होगी, मतलब बीच की वैल्यूज नहीं लेगा। अगर ये बीच की वैल्यू नहीं लेगा तो इसका मतलब है वो फर्स्ट शेल से डायरेक्ट सेकंड शेल में शो होगा, वो बीच के शेल में शो होगा ही नहीं। ओके, तो यही मतलब है इसका कि ये एन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 ही रहती है, और ये शेल टू शेल एनर्जी शो करता है। तो इससे एक बहुत ही अचंभित बात सामने आई कि ये सेकंड पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट भी बता दूंगा मैं अभी, लेकिन उसके ऊपर मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा। लेकिन यहाँ पर ये इसी टॉपिक के लिए मैं मेना, ये टॉपिक इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड कैसे बिहेव करता है वो देखिए। अगर यहाँ पे मैं हूँ और मुझे यहाँ से पुणे से दिल्ली जाना है, पकड़ लीजिए, तो मैं बीच का रास्ता फॉलो करते हुए जाऊंगा। तो अगर कोई मुझे फॉलो करते हुए आएगा तो बोलेगा हाँ भाई इसने बीच का रास्ता ये लिया है, मैं इसी रास्ते पे चलते हैं, पहुंच जाएंगे दिल्ली। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए एक शेल से दूसरे शेल में जाना है तो वो यहाँ पे दिखेगा, बोलेगा मुझे इस शेल में जाना है, फिर अगली बार यहाँ दिख जाएगा, बीच का रास्ता फॉलो नहीं करता। हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन वैसा नेचर शो करता है। इलेक्ट्रॉन ही नहीं, सारे सब एटॉमिक पार्टिकल शो करते हैं, सबके पास ये नेचर है। तो ये चीज थोड़ी सी मैंने जब ये चीज पढ़ी थी मुझे समझ में नहीं आई थी। मैंने जब ये चीज समझी कि ऐसे एटॉमिक नेचर होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे बिहेव करते हैं, तो उसको जब आप समझेंगे, इक्वेशंस बेसिकली जब आप समझेंगे ना, तो इक्वेशंस के अंदर ही खुद वो समझा रहा होता है इक्वेशन की हाँ ये चीज जो है ये ऐसे बिहेव करवा सकती है उस चीज को। इक्वेशंस जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं फिजिक्स के, उस चीज को वैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप इक्वेशंस को समझेंगे, उस साइड एंगुलर मोमेंटम है, इसका मतलब वो एक सर्कल का ऑर्बिट ले रहा है, और इस साइड पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब एक ऑर्बिट ही लेगा वो उस वैल्यू पर।
जैसी दूसरी वैल्यू होगी दूसरे ऑर्बिट में मिल जाएगा वो, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई करके आएगी, फिर 3 मल्टीप्लाई करके आएगी यहाँ पर। तो हर एक शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। एंड इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, यानी कि कांस्टेंट है। तो ये यहाँ से यहाँ मिलेगा डायरेक्टली, और यहाँ से अगले वाले में मिलेगा या पीछे आएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करेगा या एमिशन स्पेक्ट्रम शो करेगा। ये यहाँ से क्लियर हो गया, निधिबोध ने बताया। तीसरी चीज, उन्होंने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है या गेन करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने एनर्जी लाइट मारी तो वो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और गेन कर लेगा उस समय। और अगर वो शेल एक शेल से नीचे वाले शेल में आ रहा है तो एनर्जी लूज कर देगा, फिर नीचे वाले शेल में आ जाएगा, ठीक है। वो लूज कब करता है, वो सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, कभी कभी रिएक्शन के टाइम पे कर देता है या फिर बहुत टाइम पे करता है। तो अगर मान लीजिए एक शेल में ही घूम रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, और इसने एनर्जी लूज कर दी, तो एनर्जी जैसे ही लूज करता है तो वो उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। मतलब यहाँ मैं पकड़ लेता हूँ, एनर्जी है इसकी E1, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा एनर्जी है, जैसे डाउन पे आया तो क्या होगा, यहाँ पे E2 एनर्जी ले लेता हूँ मैं इसकी। तो यहाँ पर E2 एनर्जी है और यहाँ E1 एनर्जी है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे जो एनर्जी है और यहाँ पे जो एनर्जी है, इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस मुझे उस लाइट की एनर्जी मिलती है, या लाइट का नेचर पता चल जाता है जो उसने एमिट की है इन दोनों शेल्स के बीच में। मतलब बीच में नहीं, उसको जाने से पहले एमिट कर दी, वो आने आने तक, ठीक है। तो इसमें एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगा, इनिशियल कौन सा था, E1। तो इनिशियल माइनस फाइनल विल बी इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट जो उसने, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उसने एमिट की। हमेशा विजिबल नहीं होती, कुछ गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, कुछ माइक्रोवेव होती हैं, कुछ रेडियो वेव्स होती हैं, वो भी एमिट होती हैं एटम से। हमेशा विजिबल लाइट एमिट नहीं होती। तो वो डिटेक्ट करने के लिए वैसा डिटेक्टर चाहिए, ठीक है। तो अगर ये रीजन मान लो कि विजिबल में है तो ये फ्रीक्वेंसी विजिबल वाली होगी, आप उसको मल्टीप्लाई करके वो फ्रीक्वेंसीज का कैलकुलेशन एनर्जी का पता कर सकते हो। दिस इज थर्ड पोस्टुलेट। लेकिन ये थर्ड पोस्टुलेट अभी ये कैलकुलेशन में ज्यादा काम आता है। सेकंड पोस्टुलेट ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, आप समझने के तरीके से समझ सकते हैं क्वांटम वर्ल्ड कैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे है, वो एकदम सडन से यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, एकदम सडन से यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, एकदम सडन से यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। भले ही नील्स बोर लेकिन बाद में थोड़ा सा उन्होंने हाइड्रोजन एटम का बताया था, और उन्होंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन एटम जो है वो बहुत ही बेसिक एटम है। सबसे पहला जो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है पीरियोडिक टेबल का, कुछ तो ऐसा बेसिक होता है, नीचे लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आ जाते हैं, यहाँ पर मेटल्स होते हैं मोस्टली, यहाँ पे नॉन मेटल्स आ जाते हैं, बीच में बहुत हैवी मेटल्स रहते हैं। यहाँ पर अकेले एक बैठा होता है हाइड्रोजन, सबसे अलग। वो अलग बिठाने का भी रीजन है। लेकिन हाइड्रोजन जब यहाँ बैठा है, सबसे पहला नंबर होता है हाइड्रोजन का। मतलब वो सबसे बेसिक एटम है जिसमें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है सेंटर पे, उसमें न्यूट्रॉन भी नहीं होता है। सबसे बेसिक है। अगर जब लेकिन बाद में जब पता चला ना धीरे धीरे कि ये नेचर के साथ, यही सेम पोस्टुलेट के साथ जब हम हैवी मेटल्स पे बढ़ते हैं तो चीजें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। थोड़ी सी, थोड़ी मतलब होने लग जाती है। क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने डेफिनेट ऑर्बिट में नहीं घूमता है फिर, यहाँ हाइड्रोजन पे भी नहीं घूमता है। बाद में पता चला जब डी ब्रॉगली ने बताया। वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, वो बहुत और एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल में एक अलग ही फिनोमेना चल रहा है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये तो बेसिक एक चीज पहले ही समझ में आई हुई है। आपको समझ में पहले ये आना चाहिए माइंड में कि कोई चीज यहाँ से गायब होके टेलीपोर्ट करके वहां जा सकती है, इसको टेलीपोर्टेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये है। लेकिन बाद में समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक डेफिनेट पोजीशन पे नहीं रहता है, वो हर जगह प्रेजेंट रहता है, कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग और एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग भी, और सही प्रूव हो गया है वो हर जगह प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसका वेव फंक्शन, एक टर्म होता है वेव फंक्शन, वो कोलैप्स हो जाता है और वो उस पॉइंट पे आ जाता है। तो उस पॉइंट पे आ जाता है, उसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वहां मिलने के, और वहां मिल जाता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन वाला कुछ चीज जो हम कर रहे हैं वो हटा देंगे, तो ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट है एक क्लाउड के फॉर्म में, ऐसे।
इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं होता है, क्लाउड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऐसे। लेकिन जैसे ही आप उसको ऑब्जर्व करेंगे वो यहाँ मिल जाएगा, सेकंड टाइम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ मिलेगा, थर्ड टाइम करेंगे यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे वेव फंक्शन उसका कोलैप्स हो गया इस रीजन में, ठीक है। वो सब श्रोडिंगर इक्वेशंस में आता है, वो सब बहुत हाई उसमें चले जाता है, वो भी मैं समझाऊंगा बेसिक, जिससे समझ में आ जाए। और तुम आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा आपको कि हाइड्रोजन एटम के ऊपर निल्स बोर तक जो भी एटम की थ्योरी चली वहां पर कैसे चीजें काम कर रही थी, ठीक है। और कैसे धीरे धीरे ये चीज कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन रियलिटी यही है, एटॉमिक जो भी एटम लेवल पे है या क्वांटम लेवल पे जो भी रियलिटी है यही है। बाद में बहुत साइंटिस्ट आए जिन्होंने कोशिश की और बहुत जगह पे सक्सेसफुल भी हुए हैं बहुत हद तक, कि क्वांटम वर्ल्ड को, जो एक्चुअल एक्चुअल भी नहीं बोलेंगे, वो भी एक्चुअल वर्ल्ड ही है, तो क्वांटम वर्ल्ड को रिलेटिविस्टिक या फिर बिगर जो वर्ल्ड है उसके साथ मर्ज करने का एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इतना इजीली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर उसको मर्ज करने का अगर एक फॉर्मूला मिल जाए तो फिर तो वो तो गॉड लेवल थिंग हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत चीजें समझने के लिए क्वांटम वर्ल्ड को समझना जरूरी है। क्योंकि वो चीज जब तक नहीं समझ में आएगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि वहां पर चीजें कैसे चल रही हैं और रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, फिजिक्स वहां पर कैसे काम कर रही है। बहुत चीजें हैं लाइट के ऊपर, फोटॉन्स कैसे काम करते हैं, उसके फोटॉन्स कैसे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, ये सब फिजिक्स में। तो आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो मैंने क्लियर किया होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इट इज कि जैसे हम हैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, मैक्रोस्कोपिक नॉट माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, वैसे माइक्रोस्कोपिक या एटॉमिक लेवल वर्ल्ड बिहेव नहीं करता, बहुत अलग बिहेव करता है। ये चीज मुझे जान करके भी बहुत ताज्जुब हुआ था पहली बार में, कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मतलब यहाँ से गायब होता है, दूसरी जगह आ जाता है, यहाँ से गायब होता है, तीसरी जगह आ जाता है। पॉसिबल मुझे भी नहीं लगा था, बट धीरे धीरे जब समझा समझा मैंने वो चीज को पढ़ा, तो आप भी उस पर सर्च कीजिए, उसको समझिए, तो आपको समझ में आएंगी चीजें कैसे होती हैं वो चीजें। एटम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स रखता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन कभी भी वो कंटिन्यूस एनर्जी लेवल नहीं रख सकता। डिस्क्रीट मतलब एक शेल से डायरेक्टली दूसरे शेल में बीच में हो गया तो मतलब वो कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स पे काम कर रहे हैं, वो नहीं। बाकी इसके ऊपर मैथ जो है दैट इज इतना नहीं है, बेसिक मैथ्स के थ्रू आप कैलकुलेशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन और कुछ फॉर्मूले पता होंगे तो कर सकते हैं। रेडियस भी निकाल दिया था, यहाँ तक कि निल्स बोर ने रेडियस भी बता दिया था, जो कि एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चलता है। इससे आपको समझ में आएगा कि रेडियस, वो जो इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है ना लाइन, वो इतना दूर दूर पे क्यों कर रहा है एकदम से। आप देखेंगे ना स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम से आपको समझेगा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको एक फोटो। इसी एक मिनट चार्ज में देख लेता हूँ, अभी तो है फिलहाल। ठीक है। इसमें ये जो फोटो है ना, इसमें देखेंगे कि पहला जो लाइन है, कहाँ गया ये वाला, देखिए। इसमें देखेंगे कि पहला जो लाइन है वो पहले दो लाइन क्लोज है, फिर तीसरा लाइन थोड़ा दूर हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा एकदम दूर हो रहा है। ये स्क्वायर में दूर हो रहा है। ये जो दूर है ना, ये शेल है, ये शेल। इसको आप शेल को ऐसे साइड से पकड़िए, इसको ऐसे घुमा दूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा। बताऊं कैसे, एक मिनट रुके। ये ऐसे है, ये पहला शेल आ गया। ये ऐसे है, ये दूसरा शेल आ गया। ये ऐसे है, ये तीसरा शेल आ गया। ये चौथा शेल आ गया ऐसे। तो वो शेल में से लाइट निकली और उसने वहां पे ट्रेस दिखा दिया, सिंपल। तो ये शेल जो है ना, ये वाला, ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है जब उन्होंने रेडियस निकाला तो उसमें एक टर्म बची दैट इज एन स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। तो रेडियस मतलब क्या, शेल, शेल जो है वो आर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब पहला शेल अगर मैं 1 डालूं यहाँ पे, तो जो पहला रेडियस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1। ओके, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बी इक्वल, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाल देता हूँ तो ये इक्वल बन जाएगा। ध्यान दो, के रहने दो उधर पे, कोई दिक्कत नहीं। तो के का कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर मैं यहाँ 2 डाल दूं तो आर विल बी प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ सम के, इक्वल हो जाएगा बाद में। ओके। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 3 डालूं तो आर विल बी प्रोपोर्शनल टू 9। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 4 डालूं तो आर विल बी प्रोपोर्शनल टू 16। इसका मतलब पहला शेल और चौथा।
मतलब क्या है, डिस्टेंस का मेजरमेंट देखिए आप, एक है फिर चार है, क्लोज में है। जैसे ही चार से नौ हुआ, थोड़ा और ज्यादा दूर हो गया, एक चार का डिफरेंस तीन है, लेकिन चार और नौ का डिफरेंस पांच है। उसके बाद नौ और सोलह का डिफरेंस डायरेक्टली सात आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो डिस्टेंस एकदम से बढ़ रहा है। वैसा ही शेल शो करता है नेचर अपने डिस्टेंस के बीच में। तो रेडियस वही है, डिस्टेंस मतलब पहला शेल का रेडियस इतना होगा, दूसरे शेल का रेडियस, तीसरे शेल का रेडियस एकदम से बढ़ेगा। दिस इज स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे होता है। यहाँ पर ये चीज सच में वैसे काम करती है, फॉर्मूले उसमें फिट हो जाते हैं आराम से। ए पहला, दिस इज वन स्क्वायर। ये दूसरा, दिस इज टू स्क्वायर। डिस्टेंस नहीं है इनके बीच का, बस मैं गैप बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तीसरा, थ्री स्क्वायर। चौथा, फोर स्क्वायर। फिफ्थ स्क्वायर तो और ज्यादा लंबा जाएगा, इन दोनों का दूरी है उससे और ज्यादा लंबा, 25 मतलब यहाँ कहीं तो आ जाएगा, और आगे बहुत आगे जाएगा। ठीक है। तो ऐसे गैप सीखते हैं। आई होप समझ में तो आया होगा यहाँ पर कि कैसे चीजें चल रही हैं वहां पर एटॉमिक लेवल पे। दिस इज नॉट लाइक नॉर्मल वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड वियर्ड, विच वी कैन नॉट इमेजिन, अगर हम उसको समझे नहीं पहले तो। पहले समझिए उस चीज को। और मैं ऐसे तो वीडियोस मैं जानता हूँ अभी तक इतना नहीं है रीच, लेकिन स्टिल मैं ये चीजें इसलिए समझाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि ये चीजें पता चले लोगों को। फिजिक्स क्या है, उसके अंदर कैसी चीजें काम कर रही हैं, क्या क्वांटम वर्ल्ड है, क्या क्लासिकल मैकेनिक्स है। और आई मेरे पास जितना है समझाने का तरीका, मैं उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप मैं फॉर्मूलेज भी यूज करता हूँ, उससे ज्यादा मैं बेसिक तरीके से समझाता हूँ ताकि चीजें समझ में आए, लिख लिख के। और यहाँ पर मैं क्लोज करूंगा अब ये टॉपिक। एंड नेक्स्ट टाइम मैं इसी का एक कंटिन्यूशन बनाऊंगा। एंड एक टॉपिक जो है रे ऑप्टिक्स का, वो मैं कंटिन्यू करने वाला था, बट वो भी मैं जल्दी बना दूंगा एक उसके ऊपर भी। और आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। तो आप इस पे बताइए मुझे कि कैसा आपको लगा। और इसमें ना एक टॉपिक है जो मैं बता रहा था अभी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है, वो आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़िएगा पहले। उसके ऊपर भी मैं एक लाऊंगा वीडियो, तो वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हम है, या फिर कोई भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, हम है, कोई भी मैसिव जिसमें मास है, वो उसके अंदर एक वेव नेचर भी होता है। वो मैं समझाऊंगा आपको, आप समझ नहीं आ पाएंगे। हमारे अंदर भी एक वेव नेचर है। वेव नेचर मतलब वो बिहेवियरल नेचर नहीं, वो फिजिक्स का एक नेचर होता है जिससे कि हमारे साथ एक वेव एसोसिएट होता है। और जैसे कि एक वेव चलती है ना, हम भी वैसे ही चलते हैं, हमारा हम भी मोशन वैसे ही करते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है, जो कि हम वैसे दिखते नहीं है वेव जैसे चलते हुए या फिर वैसा। तो ये चीजें उस फॉर्मूले में है, एक फॉर्मूला है जो कि डी ब्रॉगली ने दिया था। तो इसके अगले वीडियो में हम वही देखेंगे कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और आई होप ये चीज समझ आपको आई होगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए इसको, समझिए, सर्च करिए। कहीं कहीं से दूसरे वीडियोस भी हैं बहुत जगह अवेलेबल, वहां से समझिए। बट मेरा काम था ये चीज आप तक पहुंचाना, तो आप इस चीज को। और क्वांटम वर्ल्ड सच में वियर्डनेस बहुत ज्यादा है उसमें। आप उस चीज से हर बार एक एक स्टेप पढ़ेंगे, अमेज होते जाएंगे, सरप्राइज होते जाएंगे। ओके। सो यहाँ पे मैं बंद करता हूँ, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ओके। चलिए, थैंक यू।